दोस्तों नमस्कार। कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने वंश, वर्ण और जाति तीनों की पहचान बताने का प्रयास किया था। विषय बहुत बड़ा है, इसलिए उसका एक वीडियो में समाहित हो पाना संभव नहीं है। आज मैं केवल वंश के बारे में चर्चा करूंगा। हम मनुष्यों के जीवन में पहचान के रूप में जितनी व्यवस्थाएं बनी हैं, सबसे पहली पहचान नाम जो इस शरीर का है, दूसरी पहचान मेरे वंश कुल का है जो सरनेम लगता है, तीसरी पहचान वर्ण की है जो समाज तय करता है, चौथी पहचान जाति की है जो हमारा आजीविका का कार्य तय करता है। इन तीनों में से केवल वंश ही एक ऐसी पहचान है जिसको बदल पाना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। जी हाँ, क्यों कि वो किस कुल में पैदा हो रहा है, किस वंश में, किस परिवार में पैदा हुआ है, मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ उसको बदल पाना मेरे लिए संभव नहीं। यह पूर्णतः वैज्ञानिक है और मैं इसकी यात्रा को यदि मैं पीछे से आपको बताने का प्रयास करूं, जब हम मनुष्य पृथ्वी पर संख्या में बहुत कम थे और इतने कम थे कि मनुष्यों का एक ग्रुप यात्रा करते करते जंगल में दूसरे ग्रुप से मिलने में उसको कई पीढ़ियां बीत जाती थी, सैकड़ों वर्ष लग जाते थे। जब तक कोई नहीं मिलता था तब तक ये लगता था कि हमारा ही ग्रुप इस पृथ्वी पे अकेला है, शायद वो पृथ्वी भी नहीं जानते थे। उस जमाने में हम मनुष्य अपने ही ग्रुप में रिप्रोडक्शन करते थे, चाहे वो ग्रुप अफ्रीका का हो, अमेरिका का हो, इंडिया का हो, कहीं का भी हो। उस समय पृथ्वी भौगोलिक रेखाओं में नहीं बटी थी। तो जब हम अपने ही ग्रुप में रिप्रोडक्शन करते थे तब तक हमें पता नहीं था कि जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है। जिस दिन इस यात्रा में एक ग्रुप को दूसरा मानवीय ग्रुप मिला और दोनों ग्रुप के मिलने से जब मेल और फीमेल का इंटरेक्शन हुआ, मिलना जुलना हुआ, जो प्राकृतिक आकर्षण है मनुष्य में स्त्री और पुरुष के बीच में, और जब उस नए ग्रुप के साथ मिलने से जो नई संतानें पैदा हुई और उन संतानों के शरीर में, मानसिक स्थिति में, आयु में, हर चीज में जब बदलाव अनुभव किया, शायद वही वह पहला क्षण था जब वंश परंपरा की नींव पड़ी और हमारे पूर्वजों ने पहचाना जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है, अनुवांशिक विकार क्या होता है। और तब उन्होंने यह तय किया कि आगे से रिप्रोडक्शन यदि हम करेंगे तो सेम ग्रुप में मेल फीमेल नहीं करेंगे। और उसी का कारण है कि पूरी दुनिया में भाई बहन का विवाह नहीं होता है। रिप्रोडक्शन की प्रथा वहां से शुरू होती है और एक ग्रुप का नाम XYZ और दूसरे ग्रुप का नाम XYZ, वहां से गोत्र व्यवस्था जो हमारी भारतीय परंपरा में बोली जाती थी उसकी नींव पड़ती है। और मानवीय सभ्यता का सबसे पहला अनुभव यदि मानव के विकास का है तो वही है ग्रुप परंपरा, गोत्र परंपरा और वंश परंपरा का है। यह व्यवस्था पूर्णतः वैज्ञानिक है और अनुभव पर आधारित है। तो पहले गोत्र बोला जाता था और हमारे जितने भी ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, किसी भी ग्रंथ के ऐतिहासिक ग्रंथों में जितने भी पात्र हैं, किसी भी पात्र के नाम के साथ सरनेम नहीं लगाते थे, क्योंकि ये गोत्र व्यवस्था बहुत ही व्यक्तिगत है। और इस व्यवस्था का आपके पूरे जीवन में एकमात्र उद्देश्य है कि वैवाहिक संबंध जब आप बनाएंगे तब आपको यह इंडिकेट करना है इस व्यवस्था में
कि आप अपने ग्रुप में रिप्रोडक्शन के लिए विवाह संबंध नहीं बनाएंगे। इतनी सी बात को बताने के लिए यह वंश परंपरा चली। इसके अलावा आप इसका पूरी हमारी लाइफ में कोई उद्देश्य नहीं है। और इस वंश परंपरा को निजी माना गया, परिवार की निजी पहचान है। और सरनेम इसलिए नहीं लगाते थे उस समय क्योंकि हमारे पूर्वज बहुत विद्वान थे, उन्हें पता था कि हमारे समाज में स्वार्थ मनुष्य के अंदर एक अवगुण है। तो यदि हम सरनेम लगाने लगेंगे तो जो आज परिस्थिति है, आज हमारे रहन सहन में हम जहाँ भी जाते हैं अपने सरनेम के लोगों को ढूंढते हैं ताकि हमें उनसे कुछ लाभ प्राप्त हो जाए। तो हमारा समाज इन सरनेम की वजह से बट गया है। पहले हमारे समाज में सरनेम नहीं लगते थे। और जो लोग सरनेम को जाति सूचक मानते हैं तो कृपया अपना यह करेक्शन कर लें कि सरनेम कभी जाति सूचक नहीं थे। जितनी भी जातियां हैं, कोई भी व्यक्ति अपनी जाति को सरनेम नहीं बनाता है। आजकल लोग बनाने लगे हैं अज्ञानतावश, क्योंकि जाति आपकी आजीविका पर आधारित होती है, वंश आपके गोत्र पर आधारित है, आपके वंश का नाम है। तो आज मैंने जो बताने का प्रयास किया है शायद आप समझ गए होंगे। कल मैं वर्ण के विषय में और विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके बताते रहें, और मेरे चैनल को यदि हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपसे निवेदन करता हूं। और विचार अच्छे लगें तो आगे उसको प्रसारित करें। धन्यवाद।